हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर हुआ था एसटेट पीआरटी 2022 उसका मैथ का सेक्शन। अभी तक एसटेट पीआरटी के 2 से 3 पेपर और मैं सोल्व करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और एक मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एसटेट करके, उनको आप जरूर देख लें। अगर आप एसटेट पीआरटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो जरूरी है आप पिछले 5 साल के कम से कम क्वेश्चन लगा लें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके मैथ का लेवल क्या है। दूसरा, अगर आप मेरे साथ ये 5 साल के पेपर सोल्व करते हो तो मैं आपको मैथ का बहुत अच्छा आइडिया देने वाला हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से डील करने हैं। दूसरा, अगर आप लगातार ये 5 वीडियो मेरे साथ देख लेते हो तो हर क्वेश्चन की एक बेस्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप मैथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो एज वाले टॉपिक से है। एज वाले टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन देखा गया है। टॉपिक बहुत इजी है। इस प्रकार का कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसकी हमारी एक ही ट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये हमारा रेशियो का मेथड है। रेशियो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। देखिए भाई, मैथ शुरू करने से 2-3 चैप्टर पहले आपको बिल्कुल बेसिक वाले आने चाहिए। उनमें एलसीएम, एचसीएफ है और रेशियो है और एक टाइम एंड वर्क। वो 3 मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आप उनको डिटेल से देखना चाहते हो तो उनको जरूर देख लें आप एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड हिज डॉटर इज 8:5। रमेश और उसकी डॉटर की एज का रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज का, और वो है आपका 8:5। प्रेजेंट को मैं 0 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतने ईयर्स में काउंट नहीं कर रहा हूं, वो फिलहाल की बात चल रही है। उसके बाद फिर आगे बोला गया है आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:2। 8 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो हो जाएगा आपका 3:2। उसकी डॉटर की वर्तमान की उम्र आपने निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 2 रेशियो दे दिए जाते हैं तो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब उसको कैसे लगाते हैं? जो आपको 2 रेशियो दे रखे हैं उनमें ईयर्स का डिफरेंस देख लीजिए कितना है और उसको यहां लिख लीजिए नीचे। अब यहाँ पर ये वर्तमान का रेशियो है और ये 8 साल बाद का, तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया है वो 8 वर्ष हो गया है। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाते हैं? जो ऊपर वाले आपके 2 रेशियो दे रखे हैं इनको इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल कीजिए और आपस में माइनस कीजिए। तो 8 दूनी 16, 3 5 15, इस तरीके से ये निकल के आ गया मेरा 1 यूनिट। इसी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को दोबारा लगाएंगे नीचे वाली 2 वैल्यू पर। इसको भी ऐसे ही मल्टीपल करेंगे, 3 8 24, इसको इसके साथ करेंगे 8 दूनी 16, यहां से आ गया है 8 ईयर। अब जो यहाँ पर ये यूनिट में मान आता है ना और ये यहाँ पर जो ईयर्स में आ रहा है, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। 1 यूनिट का मान जो है आपका 8 वर्ष आ गया है। 1 यूनिट का मान आ गया है आपका 8 वर्ष। अब इसके बाद ये दोनों रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे रमेश की एज पूछी जाती तो 8 यूनिट का मान निकाल लेते। अगर उसकी डॉटर की पूछी है तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे। 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान अगर 8 है तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 8 5 40, दोनों को गुना कर दिया तो जो उसकी डॉटर की एज है वो 40 वर्ष आ गई है। कोई भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है आपको जिसमें 2 रेशियो दे रखे हों तो आप ये मेथड लगाइए, आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है एक बार आप खुद से करने की कोशिश जरूर करें, अदरवाइज फिर मैं उसको समझा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ फॉर ए सर्टेन अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹600 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹612 ऑफ 2 years देन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है ₹600 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ₹612। आपको प्रिंसिपल नहीं बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। पहले तो आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में 2 बातें सीखें। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर 2 साल का आपको ₹600 दे रखा है तो इसका मतलब पहले साल का आपका 300 रहा होगा और दूसरे साल का भी 300 रहा होगा। जो आपका साधारण ब्याज होता है वो केवल मूलधन पे लगता है,
जितना आपका मूलधन है उस पर 1 साल का जितना ब्याज होगा प्रत्येक वर्ष का उतना ही रहेगा। अगर साधारण ब्याज 2 वर्ष का 600 है तो 1 वर्ष का 300 रहा होगा और दूसरे वर्ष का भी 300 रहा होगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्या होता है, इसमें बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 612 रुपए है 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज एक तो लगता है आपका मूलधन पर पहले वर्ष का, और उसके बाद लगता है मूलधन पर और ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज की यही खासियत होती है, वो सिर्फ मूलधन पे नहीं लगता, वो 1 वर्ष का जो ब्याज निकल के आता है उस पे भी लगता है, इसीलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और इसमें एक बात एक और भी ध्यान रखनी है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले वर्ष में जो ब्याज लगता है वो सिर्फ मूलधन पे लगता है। इट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का जितना मूल साधारण ब्याज रहा होगा इतना ये रहा होगा, और ये है आपका 300। अब 2 वर्ष का था 612, 1 वर्ष का 300 आ गया है, तो आपको पता चला है कि दूसरे वर्ष का 312 होगा। अब दूसरे वर्ष का 312 क्यों हो गया है, वो इसलिए हो गया है कि दूसरे वर्ष पे पहले तो मूलधन पे लगा होगा वही ब्याज 300 रुपए। अब जो ये 12 रुपए ब्याज लगा है ना, ये पहले वर्ष के ब्याज पे लगा है। ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब पहले वर्ष के ब्याज पर 12 रुपए ब्याज लग गया मेरा, तो यहां से मैं रेट निकाल सकता हूं। रेट कैसे निकाल लेंगे, 12 रुपए ब्याज लग गया कितने पर, 300 पर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 3 से इसको काट दिया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका। आपको समझ आ गया होगा, बस ये एक बेसिक बात थी इसमें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी मैंने साथ में ले लिया, उसको आप खुद से करके देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ ₹4000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्वेश्चन में आपको पहले तो मूलधन दिया हुआ है 4000, जो टाइम है वो 2 वर्ष है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम। आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो मूलधन पर और ब्याज पर लगता है, और साधारण ब्याज वो होता है जो सिर्फ मूलधन पर लगता है और प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर मैंने 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 5%। निकालना है हमने किसका, मूलधन का, क्योंकि साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पे लगता है। तो अगर मैं 4000 का 5% निकालता हूं तो कितना आएगा, 4000 का 1% होता है 40 रुपए, और 5% हो जाएगा 200। आप ऐसे निकाल के भी देख सकते हो, 4000 गुणा में 5%, तो ये आ गया आपका 200 रुपये। तो इट मीन्स साधारण ब्याज जो है वो पहले वर्ष का भी 200 रुपये रहेगा और दूसरे वर्ष का भी 200 रुपये रहेगा। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्षों का, मैं ये आपको डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए, वरना ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज आपका 200 था तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 200 रहेगा। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में पहले तो मूलधन पर लगेगा, जो पहले था वो ऐसे कैसे, लेकिन अब की बार दूसरे वर्ष में पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। कहने का मतलब इस 200 के ऊपर भी 5% ब्याज लगेगा, तो 200 का 5% निकाल दीजिए, तो ये आ गया आपका 10, तो ये 10 रुपये और लगेगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस बताना हो, साधारण ब्याज है आपका पहले वर्ष का 200, दूसरे वर्ष का 200, 400 रुपये। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्ष का तो 200 प्लस 200 प्लस 100, ये है आपका 410, और यहाँ से आपने डिफरेंस बताना है तो वो आ गया आपका 10 रुपये। आपका आंसर है सी। आपको समझ आ गया होगा, इन 2 क्वेश्चन से आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करते रहोगे पूरी डिटेल से, तो आपको सभी चैप्टर का एक बेसिक पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 30% of a number is equal to 1/6 of the second number, पहले यहीं तक समझते हैं। ये बोला गया है कि किसी नंबर का 30% दूसरे नंबर के छठे भाग के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं। पहले को मैंने मान लिया A, दूसरे को मैंने मान लिया B। अब ये बोला गया था कि पहले नंबर का 30%, ये हो गया इसका 30%, बराबर है दूसरे नंबर के 1/6 के।
यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी एक इक्वेशन क्रिएट होगी है, यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल होगी है। अब हम क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे, ए तो यहाँ पर था, बी गुणा में था, इधर आया तो भाग में आ गया है। अब ये 10 यहाँ पर भाग में था, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब ये 3 जो है ये इधर आएगा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा इसके साथ 18। मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीपल किया, ये इधर चला गया, 3 6 18, ये ऊपर आ गया। अब ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10, 2 9 18। यहां से ए और बी का रेशियो आ गया है, ए आ गया है 5 यूनिट और बी आ गया है 9 यूनिट। अब यहां से आगे पढ़ते हैं, एंड द सम ऑफ दीज नंबर इज 140, देन द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। इन दोनों नंबर का सम क्वेश्चन में 140 दे रखा है और आपने बड़ा नंबर बताना है। देखिए जो भी कुछ है ना, ये हमने अपनी तरफ से किया है। मैंने अपनी तरफ से एक नंबर को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया और एक इक्वेशन बनाई और यहाँ से इनका रेशियो निकाल लिया। ये हमारी अपनी तरफ से अजम्पशन है। अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ इन दोनों नंबर को, मैंने एक नंबर को ए माना था, दूसरे को बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर आता है इनका जोड़ 14 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 140। तो मैंने क्या किया, जो हमारी 14 यूनिट आई थी ना, वो क्वेश्चन के 140 के बराबर कर लिया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 14 से 140 को भाग किया, 10 आ गया। 1 यूनिट का मान 10 आ गया है। ये है हमारा यूनिटरी मेथड। 1 यूनिट के बाद आप जो भी वैल्यू रखोगे उसी का वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने बड़ी संख्या निकालनी थी, बड़ी संख्या थी 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान निकाल दिया, 9 से 10 को गुणा किया, आपकी जो बड़ी संख्या है वो 90 आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, देन नेट प्रॉफिट एंड लॉस इज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। कोई आपको अमाउंट नहीं दिया, सिर्फ वस्तुएं दी गई हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। मैंने एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया, एसपी मान लिया, मैंने सेलिंग प्राइस की शॉर्ट फॉर्म रख ली हमने। दूसरा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, वो मैंने मान लिया सीपी। अब जो क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी थी बस उसी का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 10 वस्तु का हो जाएगा 10 एसपी, बराबर है 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। हमने वही इक्वेशन क्रिएट कर ली, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। अगर ये आपस में कटते हैं तो काट दीजिए, आप डायरेक्ट चेंज कर लीजिए, सीपी को इधर ले आइए, ये हो जाएगा एसपी डिवाइड में सीपी, ये 10 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग हो रहे हैं, ये 2 3 6, 2 5 10। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आ गया हमारा 3 यूनिट और क्रय मूल्य आ गया है 5 यूनिट। मैंने कोई वस्तु 5 यूनिट में खरीदी और 3 यूनिट में बेच दी, तो आपको पता चल गया होगा कि लॉस हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो अगर मैं लॉस चेक करता हूं तो लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकलेगा 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट, लॉस हो गया है मेरा 2 यूनिट। जो लॉस बताना है ना वो परसेंटेज में बताना है। लॉस परसेंट कैसे निकाल लेंगे, लॉस परसेंट निकलता है लॉस डिवाइड में सीपी क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो 2/5 गुणा में 100 करेंगे तो 5 से 100 को काट दिया, 20, 20 गुणा 2 40, जो आपका लॉस है वो 40% आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं भाई, बस एक छोटी सी इक्वेशन बनानी होती है और क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 years विच इज प्रेजेंट 12 lakhs इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 साल बाद एक नगर की आपको जनसंख्या बतानी है जो फिलहाल 12 लाख है। प्रेजेंट में जो जनसंख्या है ना वो आपकी 12 लाख है, और फिर आपसे ये बताया गया है कि हर साल जनसंख्या जो है वो 4% बढ़ती है, 2 साल बाद की बतानी है। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि जनसंख्या जो बढ़ रही है ना वो सक्सेसिवली बढ़ रही है, पहले साल 4% बढ़ी वो इसमें ऐड होगी, जितना टोटल बना फिर उसमें दोबारा 4% बढ़ी, इसको बोलते हैं सक्सेसिवली इंक्रीज।
इसको आप एक सीरीज की क्वेश्चन की तरह भी हल कर सकते हो। मैं आपको सारे तरीकों से बता रहा हूं। सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको एक बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं जिससे सारे क्वेश्चन हल होते हैं। आपको ये बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 4% बढ़ती है, तो 4% की फ्रैक्शन बढ़ा लेंगे हम। ये परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में बढ़ाना है तो इसके डिवाइड में 100 कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/100। इसको आगे फर्दर 4 से डिवाइड कर दिया, ये परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया है 1/25। इस परसेंटेज से जब फ्रैक्शन बढ़ती है तो आपने ये समझना है कि फिलहाल जो हमारी जनसंख्या है वो 25 यूनिट है, और अगर उसको 4% बढ़ाना है तो 25 का 4% 1 होता है, इसका मतलब 1 बढ़ेगी वो। ये फ्रैक्शन एक रेशियो ही है। मैंने नीचे वाले को कुल जनसंख्या मान लिया। अगर कुल जनसंख्या 25 यूनिट है और इसको 4% बढ़ाना है तो 25 का 4% 1 होता है, तो इसका मतलब 1 बढ़ेगी और 25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अब ये रेशियो मैंने एक बार लिख दिया है, ये आपकी इनिशियल है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये आपकी फाइनल वैल्यू है। अब ये इस तरीके के जितने वर्ष दे रखे हैं इसको उतनी बार लिख लेंगे। अगर परसेंटेज अलग अलग दे रखा होता तो उसको अलग से फ्रैक्शन बना के लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों वर्षों में यही 4% ही बढ़ रहा है, तो मैं इसको एक बार और लिखूंगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 गुणा 25 625, 26 गुणा 26 676। जो ये इनिशियल वैल्यू का मतलब ये है, ये थी स्टार्टिंग में नगर की जनसंख्या और ये है 2 साल बाद। लेकिन स्टार्टिंग में जनसंख्या 625 यूनिट नहीं थी, 12 लाख थी। तो हम क्या करेंगे, अपनी 625 यूनिट जो है ना वो 12 लाख के बराबर कर देंगे। इसको हल कीजिए, 25 से डिवाइड कीजिए, 1 यूनिट का मान निकालिए, वो जाएगा, ये 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 625 से इसको भाग कर देंगे। 25 से काटते हैं पहले, 25 25 625, इसको 25 से काटा है, 25 चौका 100, बच गए हैं 20, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, ये आ गया आपका 48,000। फिर 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25, बच गए हैं आपके 23, जीरो लगा दिया, 230 हो गया है। 25 नीमा 225, बच गए हैं आपके 5, 25 दूनी 50, ये आ गया आपका 1920, 1 यूनिट का मान। अब हम क्या करेंगे, आपको निकालना था 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो आई थी हमारी 676 यूनिट। 676 यूनिट का मान निकाल देंगे, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा इसके साथ। अब हम देख रहे हैं, इसको पूरा के पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो सभी में 0 है और वो ये 0 है हमारी, वो तो आ गई है। अब आ गया है 192 गुणा में 676, सिर्फ इकाई के अंक को गुणा कीजिए, 6 गुणा में 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर इकाई का अंक आएगा 2, यानी कि पीछे हमारा 20 आएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए 20 किस में है, सिर्फ दूसरे ऑप्शन में ही है, तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 12,97,920। एक तो हमारा तरीका होता है ये। इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन आपको लंबा नजर आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल होते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा और तरीका इसका क्या हो सकता था वो मैं आपको बता दूं। तो मैंने बताया था इसको आप एक सीरीज के तरीके से भी कर सकते हो। वो ये होता है, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि पहले जनसंख्या बढ़ गई है, फिर घट गई है, फिर बढ़ गई है। आपको पहले वाली जनसंख्या दे रखी है, 3 साल बाद वाली पूछ ली जाती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये है आपकी 1 मिनट के लिए स्टार्टिंग की जनसंख्या। इसमें अगर कुछ बड़ा है प्रतिशत तो उसको 100 में जोड़ देंगे और डिवाइड में 100। अगर कुछ और बड़ा है तो उसको भी हम परसेंटेज में 100 में जोड़ देंगे। अगर कुछ घटा है तो उसको 100 में से घटा देंगे और डिवाइड में 100 कर देंगे, और इस तरीके से आपकी फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी। ये एक बिल्कुल सीरीज की तरह हो जाएगा। ये हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू है। जो प्रतिशत बड़ा है उसको 100 में जोड़ो और डिवाइड में 100 कर दो। ये 100 इसको परसेंटेज को हटाने के लिए ही है। कोई भी परसेंटेज कितनी बार भी लिख रहा हो उसको उतनी बार लिख लीजिए। अगर अलग अलग है तो अलग अलग को लिख लीजिए, और अगर जनसंख्या घटी है तो 100 में से माइनस भी कर सकते हैं। और यहां से हमारी ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम करें तो इनिशियल वैल्यू है मेरी 12 लाख, 100 में परसेंटेज जोड़ना है, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। ये हो जाएगा 104/100। ये दोबारा फिर जोड़ना है क्योंकि 2 वर्ष बाद बतानी है, और बराबर इस तरीके से हमारी फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसको हल करेंगे,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई हैं, इधर आ गया है 120। मैंने क्या किया, पहले 120 की जीरो ले लिया, ये तो लास्ट में आनी है। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपने क्या करना है, इकाई के अंक को गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, यहाँ से आ गया है 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आएगा 2। उसी तरीके से लास्ट में आपका 20 आएगा, ऑप्शन से चेक करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इससे थोड़ा आपको आसान लगा होगा, वो बहुत बार बेनिफिशियल हो जाएगा। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जिसको अगर आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मैंने पहले तरीका बताया था उससे थोड़ा छोटा पड़ेगा। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार खुद से करके देख सकते हो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% एनुअली if the present population is 4410, what was it 2 years ago? 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 5% प्रत्येक वर्ष बढ़ती है और फिलहाल जो है वो 4410 है, तो 2 साल पहले कितनी थी? पहले तो आप एक चीज समझें, कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है वो आपका परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में आपको रेट दे रखा है 5% पर एनम, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 1/20। 1/20 कैसे आया है, परसेंट के नाम का 100 लगाया और काट दिया। अब जो मैंने पहले तरीके से बताया था आपको, एक हमारी इनिशियल वैल्यू होती है और एक हमारी फाइनल वैल्यू होती है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि जनसंख्या 2 साल पहले 20 यूनिट थी और वो 5% बढ़ गई है, तो 20 का 5% होता है मेरा 1, यानी कि 1 बढ़ गई है, 21 हो गई है। ठीक है, अब इसको उतनी बार ही लिखेंगे जितने हमारे वर्ष हैं। क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले पूछ रखा है तो इसको एक बार और लिख देंगे। अब क्या है, इधर गुणा करके जो 400 आया है, ये 2 साल पहले की जनसंख्या है। इन दोनों को जो गुणा करके 441 आया है, ये फिलहाल की जनसंख्या है। भाई क्वेश्चन में जो भी आपको दे रखा है, इसमें इनिशियल पहले वाली वैल्यू और इसमें बाद वाली वैल्यू आएगी, वो आपने खुद से समझनी है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब फिलहाल जो जनसंख्या है ना वो 4410 है, लेकिन हमारी आई है 441, तो इसका मतलब सिर्फ जीरो लगाने वाली बात है। ऐसे बोल सकते हो आप कि 441 यूनिट जो है वो बराबर है 4410 के, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 10। तो आपसे पूछा गया था कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या, 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी 400 यूनिट, तो 400 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 4000 आ गया आपका। तो मैंने बताया था ना, इस तरीके से क्वेश्चन आसान रहा, क्योंकि क्या हुआ, सिर्फ जीरो ही लगानी पड़ी। जो हमारा जनसंख्या में वैल्यू थी, फ्रैक्शन में भी उसके आसपास ही वैल्यू आई। अगर आप इसको ऐसे ही सीरीज में करना चाहते हो तो आपको खुद से करने की कोशिश करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 की पावर x-2/3 बराबर है 81, और आपसे पूछा गया है 2 की पावर 3x+1। पहले यहां से एक बार x की वैल्यू निकालिए। यहां से x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी मैं 3 की पावर के रूप में तोड़ लूंगा और इसको भी 3 की पावर के रूप में तोड़ लूंगा। 27 को हम बोल सकते हैं 3 की पावर 3, और ऊपर जो ये था इसके साथ गुणा हो जाएगा। इधर 81 को मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 4। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको 3 की पावर में कन्वर्ट किया और इसको 3 की पावर में कन्वर्ट किया। अब हमारा एक बेसिक फार्मूला है कि अगर बराबर है बीच में और दोनों बेस बराबर हैं तो पावर बराबर हो जाती हैं, तो ये पावर इस पावर के बराबर हो जाएगी। 3x-2/3 बराबर है 4 के। ये 3 गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x-2/3 बराबर आ गया है 4/3। ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 4/3 प्लस में 2/3। बेस इक्वल है, ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 4 + 2 6/3। तो जो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई है वो आ गई है 2। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2 की पावर 3x प्लस में 1, ये बताना है आपने। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू है 2, 2 गुणा 3 6, 6 + 1 7, 2 की पावर 7 बतानी है आपने, वो होता है आपका 164। आपका आंसर आ गया है, सॉरी 164 नहीं 128, सॉरी 2 की पावर 6 होती है आपकी 64 और 2 की पावर 7 होती है 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल एक इक्वेशन दी हुई है, √7 प्लस में √x, ये क्यूब रूट है भाई, और बराबर दे दिया आपको 4,
और आपसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू। भाई एक बार रूट लगा हुआ है, उसके अंदर 7 है, फिर क्यूब रूट के अंदर एक्स है और एक्स की वैल्यू बतानी है हमने। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम वहां पर 2 मानते हैं, ये आपको पता होगा। ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को हटाने का रूल क्या होता है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ से इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया आपका 7 प्लस में क्यूब रूट एक्स। इधर 4 का वर्क किया मैंने, 16 आ गया है। ये 7 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यूब रूट एक्स बराबर आ गया 9 आ गया भैया। अब ये मैंने क्यूब रूट हटाना है। अगर क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। मैंने इधर भी क्यूब कर दिया है और इधर भी क्यूब कर दिया। इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया है एक्स। 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 को 3 बार गुणा किया और आपका 729 आ गया है, ऑप्शन दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आंसर इंग्लिश वाली लैंग्वेज से नहीं आता, हिंदी में जो दिया हुआ है उससे ये आंसर मैच होता है। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए। किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश 400% और हर अंश 450% और हर 400% हो जाते हैं। अब नई भिन्न 15/16 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें क्या गलती है इंग्लिश में, पहले मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को हल कीजिए। पहले सबसे पहले मैंने एक मूल भिन्न मान ली है अपनी तरफ से, एक्स अपॉन वाई, ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अंश और हर को बढ़ा दिया गया है। अब अंश जो है वो अपना 400% हो गया है। अब एक्स जो है वो अपना 450% हो गया। अभी सॉरी, मैं 2 बार 400 बोल चुका हूं। और हर जो है वो अपना 400% हो गया है। और अब ये जो नई बिनाई है ना, ये आ गया आपकी 15/16। ये क्वेश्चन में बोला गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी तरफ से भिन्न मान ली x बटे में y। और ये बोला गया था कि इस मूल भिन्न में कुछ वृद्धि की गई है और वृद्धि के बाद अंश जो है वो अपना 450% हो गया है, हर जो है वो अपना 400% हो गया है। और ये जो नई बिनाई है वो है 15/16। मूल भिन्न बतानी है, बस आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको मैंने काट लिया 5 से, 5 9 45, 5 8 40। एक्स वाई को तो यहीं छोड़ दिया, ये 8 और 9 उधर भेज दिए, तो 15/16। ये 8 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा और ये 9 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए। 8 दूनी 16, 3 3 9, 3 5 15। ऊपर तो आ गया है 5, नीचे आ गया है 6। जो आपकी मूल भिन्न थी वो थी 5/6 पहला। अब इंग्लिश में क्या दिक्कत थी, इंग्लिश में आपको ये बोला गया है इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 450। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर अंश को 450% बढ़ा दिया जाए, अगर अंश को 450% बढ़ा दिया जाएगा तो वो 550% हो जाएगा और आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। वो जो आपका इंग्लिश का स्टेटमेंट है वो इसके साथ मैच नहीं कर रही है, इसलिए इसको हिंदी में मैंने समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन सिक्को का क्वेश्चन है, ये भी रेशियो का ही क्वेश्चन है। इसको मैंने इस टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है, लेकिन ये इसी क्वेश्चन को समझिए आप। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा। आपके बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं। एक है ₹1 का सिक्का, एक है 50 पैसे का सिक्का और एक है 25 पैसे का सिक्का। पैसा इन द रेशियो ऑफ 7:8:12। इन सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है 7:8:12। एक बार दोबारा शुरू से पढ़ता हूं। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा इन रेशियो 7:8:12 रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹560। बैग में जो कुल पैसे हैं ना वो है ₹560। फिर आगे दिया गया है देन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इन द बैग। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। भाई देखिए, इस क्वेश्चन में आपके 2 ही टाइप बनते हैं, या तो आपको कुल सिक्कों की संख्या दे रखी होंगी या फिर कुल रुपयों की संख्या दे रखी होंगी। अगर आपको कुल रुपए बता रखे है ना तो यहाँ से आपने रुपए निकाल लेने हैं और इसके बराबर कर लेने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ₹1 के सिक्के हैं 7 यूनिट, 50 पैसे के सिक्के हैं 8 यूनिट और 25 पैसे के सिक्के हैं 12 यूनिट।
एक बार के लिए आप रेशियो को भूल जाइए। ये मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने पैसे होंगे? अगर 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 7 रुपए हो जाएंगे। भाई 1 रुपए का एक सिक्का है, 7 सिक्के हैं आपके पास, 7 रुपए हो गए। अगर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे? पहले तो इस पैसे को रुपए में बना लो, वो हो जाएगा 1/2, आधा पैसा है आपके पास। अगर 1/2 रुपए आपके पास और कुल सिक्के हैं 8, तो आपके पास पैसे हो जाएंगे 4 रुपए। वो आपको बिल्कुल बेसिक बात है, समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं 8, जिसका मतलब होता है आधा रुपए, तो अगर 8 के साथ गुणा करेंगे तो 4 रुपए आएंगे। ऐसे ही अगर आपके पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 25 पैसों को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 1/4। पैसों को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से भाग करते हैं, तो हो जाएगा 1/4। इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो 3 रुपए आ गए हैं। इस तरीके से मेरे पास जो कुल रुपए निकल के आए हैं ना, तो वो आ गए हैं 14 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया था कि बैग में कुल रुपए हैं 560, तो 14 यूनिट की वैल्यू 560 के बराबर कर ली, 1 यूनिट का मान निकाल दिया, 14 से इसको भाग किया, 40 आ गया है। 1 यूनिट का मान 40 आ गया है। अब यहाँ पर जो रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, वो थी हमारी 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान निकाल दिया, 12 चौक 48। जो 25 पैसे के सिक्के की संख्या थी वो थी 480, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई प्लस में 9y स्क्वायर और -16, इसके फैक्टर करने हैं आपने। सबसे पहले अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो तो ये क्या है आपका? ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये फार्मूला आपको पता होगा, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a कितना है? a है x माइनस b कितना है? ये है एक्चुअल में इस तरीके से 3y की पावर 2, तो b ये है मेरा 3y। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, जो बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। और उधर है 16, 16 को लिख दिया मैंने 4 की पावर 2। अब ये हो गया है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब एक बार इनको जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के। तो a है मेरा x माइनस 3y, इसके साथ b जोड़ दिया, एक बार b घटा दिया। ये आपके फैक्टर हो गए हैं। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ये है आपका ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी। बस कुछ नहीं किया हमने, ये फार्मूले में था इसमें चेंज कर दिया, ये इस फार्मूले में था इसमें चेंज कर दिया, और आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में बार बार मिलेगा, ये कुछ नहीं है, ये आपका ये फार्मूला है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 डिवाइड में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर a की पावर 3, a है यहाँ पर 986, वो 3 बार लिखा हुआ है, उसको a की पावर 3 बोल सकते हैं। अब b की पावर 3 है, b है आपका 742, वो भी 3 बार लिखा हुआ है, उसको मैंने लिख दिया b की पावर 3। आगे दोबारा फिर 986 2 बार लिखा हुआ था, उसको लिख दिया a की पावर 2। फिर एक बार 986 लिखा हुआ था, एक बार 742, उन दोनों को गुणा में लिख दिया ab, और एक बार 742 2 बार लिखा हुआ था। अल्टीमेटली ये बराबर होता है आपका a माइनस बी की पावर 3। ये इसके बराबर होता है, सॉरी, ये a माइनस बी के ही बराबर होता है। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को क्वेश्चन में आपको दे रखा है और ये इसके बराबर होता है, तो आपने बस a माइनस बी करना है। a मैंने माना था 986 और b है आपका 742, बस इसको हल कर लीजिए। 6 में से 2 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 7 गए 2, आपका 244 आंसर आ गया है, ऑप्शन डी। अब एक चीज और बता दूं मैं साथ में आपको, जब मैंने इसको हल किया था तो एक्चुअल में फार्मूला आया कहाँ से है? ये फार्मूला था मेरा a की 3 माइनस बी की 3। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फार्मूला होता है एक। इस फार्मूले को क्या कर क्या है, ये जो गुणा में था ना वो इधर आके डिवाइड में हो गया और ऐसे लिख दिया गया। ये इधर आया तो डिवाइड में आ गया, तो ये बच गया था हमारा a माइनस बी, इसको मैंने हल कर दिया।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए स्टार बी दे रखा है आपको, किसके बराबर है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और आपसे पूछा गया है कि 8 स्टार 7 माइनस 3 स्टार 5। अब पहले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर दो वैल्यू के बीच स्टार दे रखा होगा तो उनको हम इस फॉर्मूले से हल करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बी का स्क्वायर करेंगे और फिर उन दोनों को गुणा करेंगे। ऐसे ही इन दो वैल्यू के बीच में स्टार लिखा हुआ है, इनको इस फार्मूले में तोड़िए, ये है ए, ये है बी। पहले ए का स्क्वायर किया 64 प्लस, फिर बी का स्क्वायर किया 49 और फिर इन दोनों को आपस में माइनस करके गुणा में लिख दिया, 8 7 56। ये इन दोनों को सोल्व करके लिख दिया, फिर माइनस लगाया दोबारा, फिर अब इनके बीच में भी स्टार है, इनको भी इसी रूप में लिखिए, पहले ए का स्क्वायर 3 3 9, फिर बी का स्क्वायर 5 5 25, फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया गुणा लिख के, 3 5 15। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 56 में से 49 घटाऊं तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 7, 7 इसमें से घटा दिया तो ये आ गया आपका 57। इधर इसको देखते हैं, 25 में से 15 चले गए 10, 10 प्लस 9 19, 57 में से 19 चले गए आपके 38। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 4। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। 4 ऑप्शन है आपके, पहला है 15/4, दूसरा है 10/3, तीसरा है √2, चौथा है 21/4। ये बताना है इनमें से कौन सी प्रिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रिमेय संख्या की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है P/Q की फॉर्म होनी चाहिए और Q ≠ 0। ये आपकी एक प्रिमेय संख्या जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं उसकी डेफिनेशन है। ये P/Q की फॉर्म में है ऑलरेडी, ये भी P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो ये तो आपके तीनों रैशनल नंबर हैं, तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू बच गई है जो रैशनल नंबर नहीं है। और ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर एक ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये एक जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आएगी, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर नहीं है, ये नॉन रैशनल नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x⁻³ प्लस kx प्लस 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x+3 देन वैल्यू ऑफ k। आपको ये दे रखा है कि x⁻³ प्लस में kx प्लस में 12 ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, x+3 से। अगर ये x+3 से पूरा पूरा भाग है तो अगर मैं x+3 को 0 के बराबर करता हूं और यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूं और ये x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो ये 0 कर देगा इसको। x+3 अगर इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है तो x+3 में से मैंने पहले इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूंगा तो इस एक्सप्रेशन को ये 0 के बराबर कर देगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने 0 के बराबर किया और x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू है -3, -3 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस k ऐसे का ऐसे x का मान है -3 प्लस में 12 बराबर है 0। माइनस का 27 प्लस के 12 ये बच गया है आपका माइनस का 15, ये माइनस का 15 उधर चला गया और प्लस का हो गया है। इनको आपस में हल किया, यहाँ से माइनस का 15 आया बराबर से उधर भेज दिया, प्लस का 15 हो गया, ये माइनस उधर चला गया और 3 भी उधर चला गया, ये हो गया है माइनस का 15/3, 3×5 = 15। आपका k की वैल्यू आ गई है माइनस का 5, ऑप्शन तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, √6 प्लस √6 प्लस √6 ये इनफाइनाइट बार दे रखा है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर सिर्फ रटना है इसका आंसर तो x के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनके बीच एक का अंतर हो। अगर मैं x के ऐसे दो फैक्टर करता हूं तो 3 × 2, इनके बीच का जो अंतर है वो 1 है। अब अगर इन सभी के बीच प्लस है तो 3 आंसर आएगा और इन सभी के बीच माइनस है तो 2 आंसर आएगा। अब यहाँ पर सभी के बीच में प्लस था तो आपका आंसर आ गया है 3। ये तो है रटने वाली बात भाई। 6 जो है √6 प्लस में इनफाइनाइट बार लिख रखा है, अगर आपने इसका आंसर लिखना है
तो इसके फैक्टर कीजिए ऐसे जिनके बीच का अंतर 1 हो, और जो बड़ा फैक्टर होगा तो वो आंसर होगा प्लस आने पर, और छोटा फैक्टर तब आंसर होगा जब माइनस आने पर। तो इसका आंसर तो 3 आ गया है, लेकिन ये कैसे आया है ये भी बता देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को x के इक्वल मान लिया, ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने x के इक्वल मान लिया। अगर मैं इस ऊपर वाले रूट 6 को छोड़ दूं, इस रूट 6 को छोड़ दूं यहाँ वाले को, इस एक्सप्रेशन का भी आंसर मेरा x ही रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट बार है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 6 प्लस में इस पूरे को भी मैंने x के बराबर ही मान लिया, और ये पहले x के बराबर था, तो दोनों तरफ स्केयर करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस में x बराबर एक्स स्क्वेयर, ये उधर चला गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। ये एक आपका द्विघात समीकरण आ गया है। यहां से आप इसको तोड़ के हल करोगे तो यही आएगा x प्लस एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, और दोनों के 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। इसका डिटेल मेथड ये था, आपको समझ आया तो ठीक, अदरवाइज वो रट्टा आप लगा सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30% ऑफ 80 डिवाइड बाई x इक्वल टू 24। आपने x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, परसेंटेज हटा दीजिए, ऑफ हटा दीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है 30 बटे में 100, ऑफ का मतलब होता है गुणा, और बटे में x बराबर 24। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी है, 8 3 24, 24 बटा x बराबर 24। ये x उधर चला गया, 24 डिवाइड में आ गया, 24 बटा 24 बराबर आ गया है x, ये कट के आ गए हैं 1। तो इसका आंसर है आपका 1, ऑप्शन तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है बोर्ड मास का। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका वो बोर्ड मास के थ्रू सोल्व होता है। बोर्ड मास में सबसे पहले होता है बी मींस ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी ब्रैकेट हल करनी है, वो है ये। बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ होता है, और ऑफ के बाद डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा। हमने इस सीक्वेंस में हल करना है। अगर मैं इसको हल करता हूं तो सबसे पहले मैंने इसको प्लस नहीं करना है, पहले डिवाइड करना है। अगर प्लस करूंगा तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो डिवाइड का मतलब है ये 3 इसके भाग में है, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस में 2 बटा 3। इस तरीके से हमने क्या किया, ये छोटे वाली ब्रैकेट को हल कर लिया। अब इसको पूरा हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया है मेरा 8 बटे 3। अब इस ब्रैकेट को हल करके ये आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को हटाऊंगा और लिखूंगा 2 जमा में 2 भाग में, इस ब्रैकेट की जगह आ गया है 8 बटे 3, और ये एक ब्रैकेट हटकी है। ये बात समझ आ गई आपको। इस ब्रैकेट को हल करके आया 8 बटा 3, इसको जैसे ही हटाया तो इसकी जगह आ गया मेरा 8 बटा 3। अब ये मझली ब्रैकेट है, इसको भी ऐसे हल करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे। अब ये जो डिवाइड है, पहले तो एक वैल्यू थी, मैंने उसको बटे में लिख लिया। अब की बार डिवाइड के बाद अगर फ्रैक्शन होता है ना, तो इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं और इसको पलट लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 2 गुणा में 8 बटे 3, सॉरी 3 बटे 8, उल्टा हो जाएगा अभी, सॉरी। अब ये 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 4 8। अब ये आ गया है 3 बटे 4 जमा में 2। अब इसको आगे हल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये आ गया है आपका 11 बटे 4। इस मझली ब्रैकेट को हल करके आ गया आपका 11 बटे 4। अब यहां से लेकर यहां तक ओपन करेंगे, सबसे बड़ी ब्रैकेट बचेगी आपकी 2 जमा में 2 भाग में, और यहां से लेकर इसको पूरे को हल करके आ गया आपका 11 बटे 4। अब ये आपकी बड़ी ब्रैकेट बची हुई है, इसको भी सेम ऐसे हल करेंगे। पहले हम ये डिवाइड को हल करेंगे, अभी मैंने बताया डिवाइड को गुणा में चेंज करेंगे और ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, 4 बटे 11, और बाहर है प्लस में 2। ऊपर तो हो गया है आपका 8, और यहाँ पर है 11, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 30 बटे 11। अब इस बड़ी ब्रैकेट को भी हल करके ये आ गया है आपका 30 बटे 11। अब इसके बाद है भाग 2, इसको भी लिख देते हैं 2 भाग में 30 बटे 11। अब ये भाग है, अगर इसको गुणा में बदलना है तो फ्रैक्शन पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2 गुणा में 11 बटे 30। 2 से इसको भाग कर दिया, 11 बटे 15 आपका आंसर आ गया है, और ये है ऑप्शन तीसरा। आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, मैंने बोर्ड मास लगाया, पहले छोटी ब्रैकेट हल की, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर लास्ट में जो बाहर 2 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। सॉरी, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिनके बीच का अंतर बराबर होता है। इनके बीच का अंतर बराबर नहीं है, ये जस्ट एक सीरीज है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये है आपका 4, 10, 23, 50, 105। 4, 10, 23, 50, 105। इससे अगली टर्म बतानी है आपने क्या है। देखो, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे इन पहले दो नंबर्स में क्या रिलेशन निकाल सकते हो आप। इसमें मुझे नजर आ रहा है 10 आया होगा जब इसको 2 से गुणा किया होगा और 2 जोड़ा होगा। 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ा 10। देखते हैं क्या सेम ही एक्शन आगे भी कर रखा है। 10 से अगर मुझे 23 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 10 को 2 से गुणा किया, 10 दूनी 20। अब की बार 2 नहीं जोड़ा, अब की बार 3 जोड़ा है। तो लगभग सीरीज मुझे समझ आ गई है। 2 से गुणा करा जा रहा है और एक एक नंबर बढ़ाया जा रहा है। इसको आगे चेक करते हैं। 23 को 2 से गुणा किया, 23 दूनी 46। 46 में अगर 4 जोड़ रहे हैं तो 50 आ गया। बस हमें सीरीज का पता चल गया। आगे करके देखना चाहते हो कर लीजिए, वरना लास्ट नंबर पे भी जा सकते हैं हम। 50 को 2 से गुणा किया, 100 आ गया है। 100 में 5 जोड़ दिया, 105। अब यही सेम सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले 105 को 2 से गुणा किया, ये हो गया है 210। इसमें जोड़ना है अब 6। 210 में 6 जोड़ेंगे 216। ये आपका आंसर है ऑप्शन दूसरा। समझ आ गया होगा। बस एक सीरीज थी, उसमें आपने लॉजिक ढूंढना था कि किस लॉजिक से अगली टर्म आ रही है, वो मुझे पता चल गया। गुणा में 2 और एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 2 की पावर n बराबर है 64, देन द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है अभी। पहले तो एक बात ध्यान दें, अगर इस तरीके से रूट लगा के इसमें कुछ नहीं लिख रखा तो इसका मतलब इसमें हम 2 मान लेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर तो क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच गया है 2 की पावर n। इधर 64 की पावर 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर 2 ही है। तो 64 को 2 की पावर के रूप में लिख लो। 64 जो होता है ना आपका, वो होता है 2 की पावर 6। अगर 2 को मैं 6 बार गुणा करूंगा तो 64 आया होगा। तो मैंने 64 की जगह लिख दिया 2 की पावर 6 और बाहर 2 था, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर इस तरीके से लिखी हो तो ये आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर n बराबर है 2 की पावर 6 दूनी 12, ठीक है। ये एक आपका फार्मूला ही होता है कि एक इक्वेशन होती है ये। अगर दोनों बेस बराबर हैं तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी। दोनों में बेस 2-2 हैं तो पावर आपस में बराबर होनी चाहिए। तो n का मान आ जाएगा आपका 12 और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बस आपको इनके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन आपके 15-15, 20-20 सेकंड के हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। इफ m इज अ स्क्वायर नंबर, m जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई। फिर आगे बोला गया है देन द नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर बताना है। इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज सिखाना चाहूंगा आपको। 1 मिनट के लिए 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं पूछता हूं इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, तो कैसे पता करेंगे हम सबसे पहले इसका वर्गमूल करेंगे। इसका वर्गमूल है 3 और 3 से अगली संख्या होती है, 3 में 1 जोड़ा, अगली संख्या निकाली 4 और फिर 4 का वर्ग किया 16। और यहां से मुझे पता चला 9 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 होता है। ऐसे ही आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हो नेक्स्ट इमीडिएट। कैसे, सबसे पहले अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम स्टेप करने हैं हमने। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सबसे पहले हम इसका रूट करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ये है m का, तो इससे अगला नंबर कौन सा होगा, जिस तरीके से इसका रूट करके 3 आया तो ये आ गया है रूट m। इससे अगला नंबर होगा ये। इससे अगला इमीडिएट नंबर ये है, तो इसका बस वर्ग निकालना है अपने, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसका वर्ग कर देंगे। अब ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी, ये हो गया है a प्लस बी की पावर 2, a की 2, b की 2 प्लस 2ab। ये आपको पता होगा। इसको अगर मैं हल करता हूं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका m। इसको आगे लिख लीजिए, एक को पीछे ले जाइए, ये हो जाएगा 2√m प्लस में 1। बस देख लीजिए कौन सा है। इसमें आपका आंसर दूसरा। अगर आपको कंफ्यूजन ना हुआ एक बार दोबारा बता दूं,
ये एक मैंने एक तरीका लगाया है इसमें कि अगर नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालना है। पहले इसका रूट किया, ये पता किया कि ये किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, इससे अगला नंबर निकाला, 3 से वो आ गया है 4 और उसका वर्ग किया, इस तरीके से आया है। सेम स्टेप ऐसे ही किए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पहले इसका स्क्वायर रूट किया, इसमें एक जोड़ा और उसका वर्ग कर दिया और ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसके लिए आपको मैथ का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर से जा रहे हैं तो उस टॉपिक को आप बता सकते हो, मैं वो टॉपिक भी यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द फैक्टर ऑफ 6 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, इसके फैक्टर करने हैं भाई। देखिए ये एक द्विघात पद है, इसके फैक्टर करने आपने 6th 7th क्लास में सीखे होंगे। सबसे पहले इसको सही सीक्वेंस में लिखिए। इसमें सबसे पहले तो x की सबसे बड़ी पावर आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर और फिर कांस्टेंट आता है। ये इस तरीके से लिखा होना चाहिए। अब इसको इसके फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, इसकी जो फॉर्म होती है ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये इसकी फॉर्म होती है। तो इसमें रूल क्या होता है, हमारा रूल होता है कि ए मल्टीपल सी जो है वो एक नंबर खोजना है आपने। ए मल्टीपल सी करेंगे 6 दूनी 12, ये भी माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। तो आपका प्लस का 12 एक ऐसा 2 अंकों का जोड़ा सोचना है आपने कि जिनका जोड़ जो है वो बी आ जाए। एक बार दोबारा बता दूं, ये जो फॉर्म होती है इसमें ये ए होता है, बी आप एक मानोगे अपनी तरफ से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको फैक्टराइज करने का तरीका होता है ए को सी के साथ गुणा करो। ए और सी को मैंने गुणा किया तो -2 -6 12 आ गया है आपका। तो आपको चाहिए, सॉरी ये 6 प्लस का है भाई, 6 आगे था प्लस का था, तो अब ये 12 किसी जगह हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस के 6 दोनों को गुणा किया, माइनस का 12 आ गया है। आपने जो बी है यानी कि जो -1 है उसके ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं, 2 अंक ढूंढने हैं जिनकी गुणा तो आ जाए -12 और जोड़ आ जाए -1। अब आपने ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है। ऐसी 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं, अगर मैं 12 के फैक्टर करता हूं तो वो हो सकता है 4 और 3। अगर मैं 4 और 3 को गुणा करता हूं तो 12 आएगा। अभी सिंबल की बात थोड़ी देर बाद करते हैं। वो मुझे चाहिए इनको दोनों को जोड़ने से माइनस का 1 आ जाए। ऐसा कब हो सकता है, जब 4 माइनस का हो। बस आपने ऐसे 2 नंबर सोचने होते हैं फैक्टर करने के लिए। शायद ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ए और सी को गुणा किया, आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि जिनकी गुणा तो आ जाए -12 और जोड़ आ जाए बी यानी कि -1। अब ये 2 नंबर हैं 3 गुणा 4, इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो माइनस का 12 आता है और जोड़ता हूं तो माइनस का 1 आता है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 1x को इस रूप में लिखेंगे। देखो माइनस का 2x की 2, माइनस का 4x प्लस का 3x प्लस में 6। ये सब कुछ करके मैंने क्या किया, इस -1x को इस फॉर्म में लिख दिया कि माइनस का 4x और प्लस का 3x। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो माइनस का 1x ही आएगा। अब ये आपके एक टर्म से 2 टर्म बन गई है। अब आपने क्या करना है, एक तो इस जोड़े में से कॉमन ले लेना है, एक इस जोड़े में से कॉमन ले लेना है। अगर आप यहां से कॉमन ले रहे हो तो दोनों में माइनस है, सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगी। अब अगर मैं डिजिट में देख रहा हूं तो 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 2 भी कॉमन आ गया है। अब अगर मैं x को देख रहा हूं तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ सकती है। अब इस जोड़े में से ये कॉमन आ गया। अब कॉमन आने का मतलब क्या होता है, इससे इस पूरे जोड़े को भाग करना है। अगर मैं माइनस के 2x से इसको भाग करता हूं तो माइनस से तो माइनस कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, x से x की 2 पावर काटेंगे तो 1 बचेगा। माइनस में ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं तो यहाँ बच जाएगा प्लस। अगर मैं इससे इसको भाग करता हूं तो वही सेम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, x से x कट गया, यहाँ पर आ गया आपका x + 2। ऐसे ही इसमें आगे कॉमन लीजिए, इसमें x तो कॉमन नहीं आ सकता लेकिन 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 से दोनों भाग हो रहे हैं। 3 से इसको भाग किया तो यहाँ पर x बच गया है, इसको किया तो 2 आ गया है। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से आपने कॉमन लेना है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है, x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले लिया। अगर यहां से ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपका, माइनस का 2x। यहां से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया प्लस का 3 और ये आपका आंसर है। अब इसमें देखो आप x + 2 जो है वो पहले और दूसरे ऑप्शन में है।
अब यहाँ पर है आपका माइनस का 2x और प्लस का 3, ये आपके दूसरे ऑप्शन में है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, x प्लस 2 3 माइनस 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 प्लस का, इसको आगे ले आया इसको पीछे, तो आपका दूसरा आंसर है। मैंने डिटेल से बता दिया है, आपको बस ये एक बहुपदल करना था, ये शायद आपको आता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर रूट 1 प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में 2176 बटे में 2401 इक्वल्स टू 1 प्लस में x बटे में 7। ये एक्सप्रेशन हल करना है आपने और x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, आप रूट हटा के इसको हल कीजिए, ये अपने आप ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाते हैं। इस रूट को अगर हटाना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपसे, दोनों तरफ वर्ग कर दो। ये मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट गया है, ये अंदर बच गया है आपका 1 प्लस में अंडर रूट 1। इसको हल कर लेते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। मैंने क्या किया, 2401 एलसीएम ले लिया, 2401 एकम 2401 माइनस में 2176 और बराबर है आपका ये मैंने ऐसे कैसे रखा भाई, ठीक है। अब इस अंदर वाले को हल करते हैं। 2401 में से 2176 घटाते हैं अगर, 1 प्लस में 11 में से 6 गए 5, यहाँ पर बच गया है 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर बच गया है मेरा 3, 3 में से 1 गया 2, ये बच गया है आपका बराबर। वो ऐसे कैसे, वो ऐसे ही चल रहा है, उसको बाद में लिख लेंगे। अब अगर आप इसमें रूट के अंदर देख रहे हो तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये जो है ये 15 का वर्ग है और ये 49 का वर्ग है। आपको कम से कम 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए या फिर निकालने आने चाहिए भाग विधि से। तो ये आ गया है 1 प्लस में, ऊपर तो आ गया है 15 और नीचे आ गया है 49, ठीक है। बराबर में वो ऐसे कैसे चल रहा है। अब इसको एक बार दोबारा एलसीएम लेके हल कीजिए। 49 एकम 49, 49 प्लस 15 जोड़ेंगे हम तो 64 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64 बटे में 49, ठीक है। अब वो बराबर ऐसे ही चल रहा था, इसको लिख दीजिए एक बार, ये हो गया आपका 1 प्लस में x बटे में 17 7 की पावर 2। अब ये 64 8 का वर्ग है, ये 49 7 का वर्ग है, इनको मैं लिख सकता हूं 8 बटे में 7 और इसका वर्ग, दिख रहा है ना भाई, हाँ। ये उधर ऐसे कैसे, इसको एक बार फिर लिख देते हैं, 1 प्लस में x बटे में 7 का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा भाई। अब ये आ गया है आपका 8 बटे में 7 बराबर है x 1 प्लस में x बटे में 7। अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 1 बटे 7 बराबर है 1 प्लस में x बटे में 7। अब अगर ये इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस में 1 बटा 7 बराबर है 1 प्लस में x बटे 7। बस इक्वेशन से इधर वाली वैल्यू को उसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, अब यहाँ 1 है तो यहाँ पर x की जगह 1 होना चाहिए था, और ये आपका आंसर है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 2 रूट लगे हुए थे तो पहले दोनों तरफ वर्क कर दिया, इसको हल नहीं किया। अगर मैं इसको हल करता तो ये a प्लस बी की फॉर्म बन गई है, इसको मैंने ऐसे रखा लास्ट तक। इधर क्या किया, जब वर्क किया था तो एक रूट हट गया हमारे वाला, ये इसको मैंने अंदर के अंदर हल कर दिया। पहले इसको एलसीएम लिया, 2401 आ गया है, 2401 एकम 2401, ये ऐसे कैसे, इसमें से इसको माइनस किया, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए हैं, दोनों का वर्गमूल कर दिया। ये 15 का वर्ग है, ये 49 का वर्ग है। दोबारा एलसीएम ले लिया, इसको एलसीएम लेके हल किया तो 49 एकम 49, 49 प्लस 15 64, 64 बटे 49। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, तो इसको लिख दिया 8 बटे 7 इस सारे का वर्ग। अब क्या हुआ, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया है, 8 बटे 7 बराबर आ गया है अंदर वाली वैल्यू के। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये आ गया 1 से 1 बटे 7, और इसको लिख दिया 1 प्लस में 1 बटा 7। एक एक वैल्यू का कंपैरिजन किया तो पता चला x की वैल्यू 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई कोई एक आधी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज एस्टेट में कोई भी क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं आता। इसको मैंने समझाने के लिए इतने स्टेप में लिख दिया, आप इसमें से 4-5 स्टेप कम कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई वैल्यू आपको रेडियन में दे रखी है तो आप उसको डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू रेडियन में है
और उसको आपने डिग्री में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, उसको गुणा कर दोगे 180 बटे में पाई से। एक्चुअल में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान भी 180 होता है और ऊपर 180 है, तो आपस में कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो रेडियन से डिग्री में चेंज हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर आपके पास वैल्यू डिग्री में दे रखी है और आपने रेडियन में चेंज करनी है, तो इसका उल्टा कर देंगे, पाई बटे में 180 कर देंगे। बस ये बात आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। द टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3 पाई बाय 2 रेडियन। एक है ना घड़ी की जो मिनट की सुई है ना, वो जो एंगल बना रही है ना, वो रेडियन में बना रही है, कितना, 3 पाई बाय 2। ठीक है, आपने बताना है कि इस टाइम पे मिनट की सुई कितनी चली है। देखो ये है रेडियन में, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये रेडियन में है, और जो आपकी घड़ी के अंदर कोण होते हैं वो होते हैं डिग्री में। मैं 1 मिनट के लिए घड़ी बना देता हूं, ये आपकी घड़ी है, और घड़ी में जो टोटल एंगल होते हैं वो होते हैं 360। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 9 है। अब आपकी जो मिनट की सुई है वो यहाँ से चली होगी ऐसे। अब वो सुई जहां पर पहुंची है ना, तो वो इतने रेडियन का कोण बना रही है, लेकिन कोण होते हैं हमारे डिग्री फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में बनाएंगे, और डिग्री में बनाने का तरीका क्या है आपका, रेडियन से डिग्री बनानी है तो 180 बटे में पाई से गुणा करना है। इसको हम गुणा कर देंगे 180 बटे में पाई, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट दिया 90, 90 गुणा 3 270 डिग्री। जो मिनट की सुई है ना वो 270 डिग्री चली है, लेकिन आपने डिग्री में नहीं बताना, मिनट में बताना है। सबसे पहले इस पर 270 डिग्री का एंगल बनाइए। मिनट की सुई अगर 12 से 6 पे आ जाती तो 180 डिग्री का एंगल बनता, आपको पता होगा। अब यहां पर आते ही 180 हो जाता है। अब आपने यहां से 90 और चलना है, इसका मतलब घड़ी की सुई यहां है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक का जो आपका एंगल है वो 270 डिग्री का है। ठीक है, इसका पता करने का तरीका मैंने बता दिया। इसमें 4 सेक्टर होते हैं 90-90 डिग्री के। जब 12 से 3 पे जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, 60 पे जाएगा 180 हो जाएगा, और 9 पे जाएगा तो 270। अब ये बताइए मिनट की सुई ने कितने मिनट तय कर दिए, अगर वो 12 से चली थी और 9 पे पहुंच गई तो 45 मिनट हो गए हैं, तो आपका आंसर आ गया है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही है। भाई मैंने क्वेश्चन है थोड़े सीरीज में ले रखे हैं, अगर मैं एक टॉपिक को बताऊं आपको समझ आए, उससे जुड़ी सारी चीजें आपको एक साथ ही पता चले। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ ए पोल हुज हाइट इज 15 मीटर। एक वायर बांध रखी है एक पोल के ऊपर, ये पोल है 15 मीटर का, यहां पर एक वायर बंधी हुई है, एंड द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो वायर है ना, ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ निकालनी है आपने। देखो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, और ये होता है बेस। ठीक है, यहाँ पर इसका रेशियो निकालने का आपका एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले। अगर आप परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो करोगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री निकल के आएगी साइन थीटा, और इसका उल्टा होता है कोसिकेंट। अगर आप बेस से हाइपोटेनस का रेशियो करोगे तो आपका निकल के आएगा कोस थीटा, और कोस का उल्टा होता है सीकेंट। अगर आप परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो करोगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री निकल के आएगी टेन थीटा, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा। ये आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी साइड का रेशियो लेके आया है। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब आप इस तरीके से कोई भी साइड निकाल रहे हो एक ट्रायंगल में, तो एक साइड का माप दे रखा होगा और एक का पूछ रखा होगा, बस आपने उन दोनों का रेशियो लेना है। P का माप आपको दे रखा है और H का माप आपने निकालना है। तो P बाई एच देख लो इसमें क्या है, P बाई एच है साइन थीटा, P बाई एच होता है आपका साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जो इस त्रिभुज में ये एंगल है इसकी बात चल रही है, तो ये थीटा की जगह कितना है आपका 60 है। ये बात समझ आई आपको।
जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी साइड्स का रेशियो लेके आती है, और वो 6 मैंने आपको बता दी है इस फार्मूले के थ्रू, ये आप याद कर सकते हो। इसके बाद इस ट्रायंगल में आपको एक साइड दे रखी होगी, एक आपने निकालनी है। जो दे रखी है और निकालनी है उसका रेशियो रखो, और देखो उसका रेशियो क्या होता है, पी बटे एच होता है साइन थीटा, और थीटा का मतलब है वो एंगल, मैंने लिख दिया। अब इनका मान लिख दीजिए, पी का मान तो है 15 मीटर, एच आपने निकालना है। अब साइन 60 का मान पता होना चाहिए। 10th क्लास में जहां पर ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, वहां पर इन सभी ट्रिग्नोमेट्री के 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान दे रखे हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अब मैं इसमें यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल साइन 60 का मान होता है √3/2। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ये इधर आ गया 15 दूनी 30, ये एच उधर चला गया, और ये √3 नीचे आ गया। √3 हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो हो गया है 30√3। √3 होता है आपका पूरा 3 से 30 को काट दिया, जो आपकी वायर है उसकी लंबाई आ गई है 10√3। आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करके देख ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है। ए कैन कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क इन 20 डेज, वेयर एज बी कैन कंप्लीट दैट टास्क इन 10 डेज। क्वेश्चन में दे रखे आपको, ए किसी काम को करता है 20 दिनों में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में। फिर आगे बोला गया है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, एंड देन बी लीव्स द टास्क, और फिर बी काम को छोड़ देता है। देन हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें एफिशिएंसी की कोई बात नहीं होती, तो हम एलसीएम मेथड लगाते हैं। एलसीएम मेथड से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों के दिन दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 20 और 10 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो वो आता है 20। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या 20 है। तो ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क आने के बाद हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, और एफिशिएंसी कुछ नहीं, इनका 1 डे वर्क होती है। अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को ए के दिनों से भाग कर देंगे। अगर 20 को 20 से भाग करूंगा तो 1 यूनिट आ जाएगा। ए जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ये 1 डे वर्क भी होता है। अगर मैंने बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को बी के दिनों से भाग कर देंगे, 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2 यूनिट आ गया है। बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वही वही कर दीजिए आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए और बी मिलकर दोनों 4 दिन काम करते हैं। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो ए एक दिन में 1 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, एक दिन में 3 काम करेंगे वो। तो 4 दिन में कितने कर देंगे, 4 दिन में काम कर देंगे 12 यूनिट। टोटल काम था हमारा 20, 12 यूनिट हो चुका है, इसको इसमें से घटा दिया, 8 यूनिट काम बचा हुआ है। अब जो है वो ए काम छोड़ के बी काम छोड़ के चला गया है। ये जो बचा हुआ काम है ना वो ए ने किया है। आपसे पूछा है कि ए इस काम को कितने दिन में कर देगा। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और काम बचा हुआ है 8 यूनिट, तो ए कितना समय लेगा, ए का समय निकलेगा जो काम बचा हुआ है, और ए का 1 दिन के काम से इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ए जो है वो बचे हुए काम को 8 दिन में करेगा। इसमें से अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो टाइम एंड वर्क मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टाइम एंड वर्क करके, 6 से 7 वीडियो हैं। अगर आप वो एक बार देख लोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रवि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज होम रीचेज स्कूल ऑन टाइम। इफ ही मूव्स विद 30 किलोमीटर पर आवर देन रीचेज 18 मिनट्स बिफोर स्कूल टाइम, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज होम। क्वेश्चन में दे रखा है कि रवि जो है जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो स्कूल में बिल्कुल समय पर पहुंचता है, जो स्कूल का टाइम है। कहने का मतलब 0 टाइम, मैंने क्या बोल दिया, कोई लेट नहीं होता, बिल्कुल टाइम पे पहुंचता है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल में। तो आपसे पूछा है कि घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले ट्रिक बताता हूं आपको सबसे पहले अगर ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को अगर आपने जल्दी करना है तो कैसे कर सकते हैं।
इस प्रकार के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का आपका फार्मूला होता है, दोनों स्पीड को ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस ले लीजिए, इधर समय का डिफरेंस ले लीजिए। दोबारा बता देता हूं, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये है, ऊपर दोनों स्पीड को गुणा कर दिया, नीचे दोनों स्पीड का अंतर ले लिया, गुणा में समय का अंतर ले लिया। अब इन दोनों समय में डिफरेंस कितना है, 0 में और 18 मिनट में, तो 18 मिनट का ही डिस्टेंस है। तो जो ये 18 मिनट है ना, इसको आपने घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपकी स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में है, ये सारे एक यूनिट में होने चाहिए। अगर ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है तो आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। इसको भी मैंने घंटे में बना दिया और बटे में कर दिया 60। अब इसको हल कीजिए, आपका डिस्टेंस आ गया है। इसको हल करते हैं तो 20 3 60, 3 आ गया है, 10 गुना 3 30 हो गया, 30 से 30 कट गया, डिस्टेंस आ गया आपका 18 किलोमीटर। एक तो आपका ये तरीका, लेकिन ये बिल्कुल जादू जैसा है, आपको वहां याद भी रह सकता है, याद ना भी रहे। तो इसका डिटेल मेथड क्या हो सकता है वो भी बता देता हूं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने एक छोटी सी चीज सोचनी है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि पहले चाल आपकी 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 30 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन डिस्टेंस तो सेम था ना। घर से स्कूल गया है, दोबारा फिर घर से स्कूल गया है, तो डिस्टेंस तो बराबर ही तय किया है। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका मन करे वो मान लो, लेकिन मन को थोड़ा कंट्रोल करके ऐसा मानो जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाए। और ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा इन दोनों का एलसीएम हो सकता है। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इन दोनों का एलसीएम करके टोटल डिस्टेंस मान लिया, इनका एलसीएम है 60। मैंने ये मान लिया कि घर से स्कूल की जो दूरी है ना वो 60 यूनिट है, 60 किलोमीटर मान लो आप एक मिनट के लिए। अब अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो स्कूल कितनी देर में पहुंचेगा, 60 किलोमीटर की दूरी है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 60 को 20 से भाग कर दिया तो उसे 3 घंटे लगेंगे। अगर वो यही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 30 से 60 को भाग कर दिया तो 2 घंटे लगेंगे। यहां पर जो मेरा डिफरेंस है ना वो 1 घंटा रहा है या 1 यूनिट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 18 मिनट बोल रखा है। तो मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट को 18 के बराबर कर दूंगा। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आया है ना यूनिट वो घंटों में आया है और ये मिनट में है, तो इसको घंटों में बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान आ गया है आपका 18/60। अब 1 यूनिट के मान के बाद आप जो भी यहाँ रखोगे उसी का आंसर आ जाएगा। और आपने निकालना था डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैंने माना था 60 यूनिट, तो 60 यूनिट का मान निकाल लेंगे। जैसे यूनिट बढ़ती हैं उधर जाके गुणा हो जाएगा, 18/60 गुणा में 60, ये इससे कैंसिल हो गया, 18 किलोमीटर आ गया। ये इसका डिटेल मेथड है। दोनों आपको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड असेसमेंट। ये क्वेश्चन जो है आपका ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक वर्ड है असेसमेंट जिसमें 10 लेटर्स दिए हुए हैं, इन लेटर्स को रीशफल करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप इसके लेटर गिन लीजिए। इसके लेटर हैं आपके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर ए को प्लेस करने के लिए मेरे पास 10 प्लेस दिए हुए हैं। मैं ए को यहां पर कर सकता हूं, यहां पर कहीं भी कर सकता हूं, और जहां पर भी प्लेस करूंगा तो एक नया वर्ड बन जाएगा। इस तरीके से यहां पर हर लेटर को प्लेस करने के लिए मेरे पास 10 जगह दी हुई है। इस तरीके से अगर मुझे पता करना है इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर को रिसफल करके, तो उसका तरीका होता है हमारा 10 का फैक्टोरियल। ये जितने नंबर हैं उनको उतने ही तरीके से रिसफल किया जा सकता है, इसको भी 10 बार, इसको भी 10 बार। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर होता है हमारा 10 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 10 को घटते क्रम में तब तक गुणा करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से। अब लेकिन इसमें साथ में एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मेरे एक ही लेटर रिपीट हो गया है, जैसे कि एस 4 बार आ गया है, तो यहां पर अगर मैं एस को रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास एस के 10 जगह नहीं है। एस को मैं अगर 2 से 3 पे लेके जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जगह पर भी मेरा एस है, तीसरी जगह पर भी एक्स है। इस तरीके से अगर आप एस को प्लेस कर रहे हो तो उसकी जगह 10 नहीं है आपके पास, उसकी जगह सिर्फ 6 है। क्यों, क्योंकि 4 जगह पर तो खुद में एस अपने आप ही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 10 फैक्टोरियल आंसर होता अगर इसमें से कोई भी लेटर रिपीट ना हो रखा होता, तो आपका आंसर होता 10 फैक्टोरियल। अगर रिपीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में
जो अक्सर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका उतना ही फैक्टोरियल कर देंगे। ऐसे यहां पर 4 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और देख लीजिए कोई और रिपीट हो रहा है, आप देखोगे ई भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। बस यही इसका तरीका है। इसकी डिटेल में अब मैं आपको पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सिखा सकता यहाँ पर, बस सिर्फ यहाँ पर इतना ही। अगर कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो तो जितने लेटर है उसका फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी जो लेटर है आपका वो रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसको उतना ही फैक्टोरियल नीचे गुणा कर देंगे। 2 लेटर आपके रिपीट हो रहे थे तो उनका जितने भी बार रिपीट हो रहे थे उतने का फैक्टोरियल कर दिया। अब 10 फैक्टोरियल का मतलब मैंने भी बताया था आपको, इसका मतलब है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आगे 4 से लेकर 1 तक रिपीट हो रहा है। डिवाइड में ये ऐसे कैसे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 1 कट गया है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुणा 1, इस 2 से ऊपर डिवाइड कर दीजिए, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 आ गया है, बस इनको गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 3 5 15, 15 सत्ते 105, 105 गुणा में 8, 8 5 40, 8 एकम 8, यहां तक का आ गया है 840। इन दोनों को गुणा किया, ये आ गया है मेरा 90। लास्ट में 2 जीरो देख लीजिए किसके पीछे है, यहाँ 2 जीरो भी 3 ऑप्शन के ऊपर है, आगे हल कीजिए। ये हो जाएगा 9 4 36, 9 8 72 और 3 75। आपका आंसर आ गया है 75,600, ऑप्शन चौथा। आपको समझ आ गया होगा, बस इसका इतना ही बेसिक अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसको हल कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है, अब ये क्वेश्चन अगर आपको ढंग से समझ आ गया और इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन अगर आपको आगे एग्जाम में मिलता है तो आप एटलीस्ट कर पाओगे, लेकिन खुद से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू 3 ब्लैक एंड 5 येलो balls एट रैंडम 4 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर द सेम कलर। अब ये जो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें साथ में आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपके पास 4 ब्लू 3 ब्लैक और 5 येलो गेंद है, इनमें से एट रैंडम 2 गेंद बाहर निकाल ली गई, वो दोनों गेंद सेम कलर की हों, उसकी पॉसिबिलिटी बताइए। जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो निकलती है आपके फेवरेबल इवेंट डिवाइड में टोटल पॉसिबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट मतलब ये है कि अगर मैं इस 4 ब्लू बॉल्स की बात करता हूं, अगर बैग में सिर्फ 4 ब्लू बॉल ही होती और उसमें से आपसे पूछा जाता कि अगर मैं 2 बॉल निकालता हूं और वो दोनों ब्लू आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो वो होता है आपका 4 ब्लू में से 2 ब्लू। ये आपका कॉम्बिनेशन है 4 ब्लू में से 2 ब्लू। अब ये चेक की है मैंने इसमें से, ऐसे ही आगे चेक करेंगे फिर 3 ब्लैक में से 2 ब्लैक निकालने की पॉसिबिलिटी, ऐसे ही 5 येलो में से 2 येलो निकालने की पॉसिबिलिटी। ये है आपके फेवरेबल इवेंट। अब आपसे पूछा जाता है कि टोटल पॉसिबल इवेंट क्या है। टोटल ये है कि टोटल गेंद है मेरे पास 4 और 3 7 और 5 12, 12 में से 2 सेम कलर की, ये इसके सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और ये कॉम्बिनेशन हल करके आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब आपका 4 में से 2 पॉसिबिलिटी क्या होती है अगर आपने कॉम्बिनेशन निकालना है, इसका तरीका होता है, ऊपर तो रहेगा आपका 4 फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो और फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे क्या करना है, पहले तो 2 फैक्टोरियल, उसके बाद 4 में से 2 घटाना है, 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल। ये इस तरीके से आपने इसके सभी पॉसिबल इवेंट्स निकालने हैं। ऐसे ही इसके निकालो, ये हो जाएगा ऊपर तो 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। प्लस में ऐसे इसका चेक करेंगे, ऊपर तो आपका 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया है 2 फैक्टोरियल, गुणा में 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। अब इसको नीचे हल कीजिए, ये आएगा आपका 12 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल, गुणा में
12 में से 2 गया 10 फैक्टोरियल। पहले आपको ये बताइए यहाँ तक समझ आया? सबसे पहले अगर आपने जो आपके फेवरेबल इवेंट थे वो निकालने थे तो ब्लू में से 2 गेंद निकालने अगर हम, तो 4 में से 2, फिर ऐसे ही ब्लैक में 3 में से 2, येलो में 5 में 2। टोटल पॉसिबल इवेंट टोटल ये 12 हैं, 12 में से 2, ये एक कलर सेम कलर के निकलने की आपकी टोटल इवेंट और फेवरेबल इवेंट है। अब इसको हल हम कैसे करते हैं? ये कॉम्बिनेशन है इसका फैक्टोरियल बटे में इसका फैक्टोरियल गुणा में इसमें से इसको घटाओ इसका फैक्टोरियल, ऐसे ही सभी को लिखा है मैंने। अब इसको हल कर लीजिए बस। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1। आगे प्लस में इसका हल है 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको। मैंने अभी बताया था आपको भाई आपको 3 लिखना है 1 तक, लेकिन आप इसके बाद कोई डिजिट लिख के इसके ऊपर फैक्टोरियल लगा सकते हो। इसका मतलब ये आगे 1 तक है और नीचे आपका 2 फैक्टोरियल दिया हुआ था, ये इससे कट जाएगा। प्लस में आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल डिवाइड में इसको मैं लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया है। इसको हल कीजिए, नीचे वाले को बाद में हल करेंगे। 2 दूनी 4 ये कट गया है, ऊपर आ गया है 3 दूनी 6। इसको अगर हल करता हूं 2 से 2 कट गया था, यहाँ पर 3 बचा हुआ है। इसको हल करते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 कट गया था, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। इस ऊपर वाले को हल करके आ गया है आपका 19। ये लीजिए। अब इस नीचे वाले को ये हल कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुणा में 11 गुणा में 10 फैक्टोरियल। मैंने अभी बताया था 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 भी आगे गुणा हो रहा है 1 तक। नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही रहता है भाई आपका, गुणा में 10 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा 6, ये आ गया आपका 66 और ये आपका आंसर है। इस पूरे पेपर में ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो अच्छे खासे क्वेश्चन थे, जिसके लिए आपको 12th का थोड़ा सा मैथ आना चाहिए। ये 2 टॉपिक, एक प्रोबेबिलिटी और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपको जरूर कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपको अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तब समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेप्टागन। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पॉलीगन्स का जो आपका टॉपिक होता है ये वो है, कोई भी आपका पॉलीगन हो, आपको उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है आपका n-2 मल्टीपल 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के अंतः कोणों का योग निकालना है तो फार्मूला है n-2 गुणा में 180। ये n क्या है? उस पॉलीगन की भुजाओं का जोड़, वो किसमें कितनी भुजाएं हैं। अब यहाँ पर बता रखा है कि एक हेप्टागन है, हेप्टागन का मतलब होता है सप्तभुज, जिसकी 7 भुजाएं होती हैं, वो एक पॉलीगन है, उसके अंतः कोणों का योग बताना है आपने। तो n का मान आ गया है आपका 7, 7 घटा 2 गुणा में 180, 7 में से 2 गए 5, 5 गुणा 180 18 पंजे 90, 900 डिग्री आपका आंसर आ गया है ऑप्शन 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ मीन एंड मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 74 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। भाई ये मीन मोड और आपका जो मीडियन है इसका एक फार्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस में मोड। ये एक फार्मूला याद कर रहे हैं आप बस। इस फार्मूले में से 2 चीज आपको दे रखी होंगी और तीसरी पूछ रखी होगी। यहां पर आपसे मीडियन पूछी गई है तो मैंने इसको रख दिया 3m। 2 मीन है आपका 74 और मोड है 29, बस इसको हल कर लीजिए। 3m इक्वल्स टू 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 प्लस 29, जोड़ दीजिए 8 9 17, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 3m। 3 से इसको भाग कर दिया, 3 5 15, 3 9 27, जो है m है आपका 59 आ गया है ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज 1:4 एंड देयर डायमीटर्स आर इन रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो इन देयर हाइट्स इज।
दो कोन्स दे रखे हैं, दो शंकु दे रखे हैं जिनके आयतन का रेशियो है 1:4। तो मैंने ये मान लिया जो आपके दो कोन हैं उनका पहले का वॉल्यूम है V1, दूसरे का वॉल्यूम है V2 और इसका आपको रेशियो दे रखा है 1:4। आप रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैंने कोन का वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, मेरा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इस दूसरे का निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच बराबर जो इनका रेशियो दे रखा था। मैंने क्या किया, दो शंकु के आयतन का रेशियो दे रखा था उनको उसके फार्मूले के बराबर कर दिया। अब देख रहा हूं मैं 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। यहां पर जो ये रेशियो है ना एक्चुअल में ये उसके रेडियस और हाइट का ही है। ठीक है, अगर मैं यहां से रेडियस का इधर भेज दूं तो हाइट का ही रेशियो आ जाएगा। आपसे हाइट का रेशियो पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको उनके डायामीटर का रेशियो दे रखा है 4:5। अब मैंने रेशियो पूरा पढ़ा रखा है, रेशियो के बेसिक आपको पता होने चाहिए। अगर रेशियो में कोई वैल्यू दे रखी है उसको आप किसी वैल्यू से डिवाइड करो, किसी से मल्टीपल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। इट मींस इसको 2 से अगर मैं भाग भी करूंगा दोनों रेशियो को तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इनकी रेडियस का रेशियो है ना वो भी यही रहेगा। अब मुझे पता चल गया जो ऊपर वाला शंकु है उसका रेडियस का रेशियो 4 है और बड़े वाले का 5 है, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर किया 16 गुना में एच। बड़े वाले आर की वैल्यू है 5, 5 गुना 5 25 बराबर आ गया है 1/4। मैंने हाइट का रेशियो निकालना था, इसको बराबर से उधर भेज देंगे, बराबर से उधर भेजेंगे तो ये पलट जाएंगे। ये हो जाएगा इनकी हाइट का रेशियो इक्वल टू 1/4 मल्टीपल 25 डिवाइड बाई 16। 25 से कम 25, 16 चौके 64। तो जो आपका आंसर आ गया है वो आ गया है 25:64। आपका आंसर है दूसरा। समझ आ गया होगा आपको, कुछ नहीं किया, वॉल्यूम का फार्मूला इसके रेशियो के बराबर किया, जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से मुझे पता चला ये रेडियस और हाइट का ही रेशियो है ऊपर नीचे। तो आपको डायमीटर का रेशियो दे रखा था, यही आपका रेडियस का भी रेशियो होता है। वो रेडियस का रेशियो यहाँ पर इसका मान रखा है और बराबर से उधर भेज दिया तो हाइट का रेशियो आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ डायमीटर्स इन ए सर्कल कैन बी। एक सर्कल में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? भाई एक सर्कल में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। व्यास का मतलब होता है कि वृत्त के दो सिरों को मिलाया जाए और वो केंद्र से होके जाए। ऐसे कितने भी व्यास आप खींच सकते हो, इसका आंसर आपका इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 22 centimeter and 27 centimeter respectively and the distance between the parallel side is 10 centimeter। भाई देखिए इसका एक फार्मूला होता है, पहले मैं एक बार आपको चित्र बना के बता देता हूँ। ये है आपकी ट्रेपेजियम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले तो जो इसकी जो समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल साइड्स हैं, उनकी लंबाई दे रखी है, ये है 22 सेंटीमीटर और ये है 27 सेंटीमीटर और इन पैरेलल साइड के बीच की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पैरेलल साइड है ये होती है हमारी B1 और B2 और जिनके बीच की दूरी होती है वही हमारी हाइट होती है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसका जो एरिया होता है ना वो होता है 1/2 मल्टीपल एच इंटू B1 प्लस B2। 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में दोनों पैरेलल साइड का जोड़, 27 + 22 49। बस इसको हल कर लीजिए, 2 से 10 को काटा 5, 5 गुणा 49 करना है, 5 9 45, 4 4 5 20 और 4 24, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू फेंस अ स्क्वायर फिक्स्ड 36 पोल्स वर यूज्ड। एक स्क्वायर है आपका जिसके चारों ओर फेंसिंग की गई है पोल्स लगाकर, और वो पोल्स कितने हैं? 36। चित्र बना देते हैं सबसे पहले।
ये आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी फेंसिंग करनी है पोल लगाकर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके चारों कोनों पर पोल लगा दिए। टोटल पोल थे आपके 36, 4 लग गए हैं, 32 पोल बचे हुए हैं। अब वो 32 पोल हम कैसे लगाएंगे, इसकी सारी साइड्स की लंबाई बराबर होती है, तो 8 पोल यहां पर लगेंगे, 8 पोल यहां पर लगेंगे, 8 पोल यहां पर लगेंगे और 8 पोल यहां पर लगेंगे। फिर आगे दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव पोल्स इज 6 मीटर। जो आप 2 पोल लगाओगे ना फेंसिंग के लिए, उनके बीच की दूरी 6 मीटर होनी चाहिए। फिर आगे बोला देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया निकालना है जो बीच में स्क्वायर आया है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, स्क्वायर का एरिया निकलता है आपका भुजा गुणा भुजा, और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अल्टीमेट गोल ये है, बस इसकी भुजा निकालनी है। अब भुजा कैसे निकालनी, इसके अंदर 8 पोल लगाने हैं, 2 पोल बाहर लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पोल लगाए जाएंगे। अब जो ये पोल लगाए जा रहे हैं, ये बताया है कि 2 पोल के बीच की दूरी जो है ना वो 6 मीटर है। अब इस तरीके से इस पूरी रो में 10 पोल लगे हुए हैं, 8 अंदर 2 बाहर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। इसका फार्मूला होता है आपका दूरी गुणा में जितने पोल हैं -1। इस तरीके से इस पूरी साइड का डिस्टेंस निकलेगा। तो 6 गुणा में टोटल पोल है 10, 10 में से 1 गया 9, 9 6 54। इस तरीके से इस साइड की जो लंबाई है वो 54 सेंटीमीटर आ गई है। ये आपको समझ आया। 2 पोल के बीच की दूरी 6 मीटर है। इस तरीके से 2 पोल के बीच की दूरी 6 मीटर है ना, तो लास्ट का पोल काउंट नहीं होगा आपका, क्योंकि उनके बीच की दूरी पूछ रखी है आपसे। इसलिए जब हम दूरी निकालते हैं तो एक पोल कम लेते हैं। मैंने यह फार्मूला ही क्यों बताया, आपको सभी के बीच 6 लिख के भी मैं 54 कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा गया है आपसे कि एक सड़क पर 2-2 मीटर की दूरी में 1000 मीटर तक पेड़ लगाने हैं, तो कितने पेड़ लगेंगे। तो फार्मूला यही चलेगा आपका, जितना उनके बीच का डिस्टेंस है और जितने पोल हैं -1। तो यहां से मुझे पता चला कि एक साइड की दूरी जो है वो 54 सेंटीमीटर है। तो 54 मीटर है क्योंकि बीच की दूरी इनकी मीटर में थी। तो एरिया निकालने का फार्मूला है भुजा गुणा भुजा, और भुजा है मेरी 54, तो ये जाएगा 54 गुणा 54। अब 54 गुणा 54 का मतलब है 54 का वर्ग निकालना है। 54 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे, इसका वर्ग निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, 1 कैरी। दूसरा स्टेप, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और उसका डबल करेंगे, 4 पंजे 20 दूनी 40 और 1 41, कैरी हो गया। अगले अंक का वर्ग करेंगे, 5 5 25 और 4 29। आपका आंसर आ गया है 2916 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड इज। भाई ये बताया गया है कि एक ट्रायंगल है, इसमें 2 भुजाएं असमांतर हैं, ये इसके समांतर, सॉरी 2 भुजाएं अनइक्वल हैं, 2 भुजाएं बराबर नहीं है। ये भुजा जो है इसके बराबर नहीं है। और आपसे पूछा गया है जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला एंगल। देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी है, आप 1 मिनट के लिए ये क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसमें पूछूं इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो इसमें से सबसे बड़ा कोण वही होगा जो सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। मैं 1 मिनट के लिए अगर इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं और इसको 5 सेंटीमीटर मान लूं, तो अगर आपसे अब पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा, तो ये सबसे बड़ा कोण होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे छोटी भुजा के सामने होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड, तो जो बड़ी साइड के सामने वाला कोण होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब ग्रेटर आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। भाई इस पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने आपको पूरी डिटेल से करा दिए हैं और कोशिश की है कि आपको उसको बेस्ट तरीके से कराऊं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।